सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रोमेटोलाइसिस। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रेजेंट है सेल बॉडी, ठीक है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। ठीक है, अब अगर एक्सॉन को कोई इंजरी होती है, ठीक है, एक्सॉन को इंजरी होती है तो जो सेल बॉडी है, ठीक है, वो क्या करता है, रिएक्शन शो करता है टू दिस इंजरी। ठीक है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्रोमेटोलाइसिस। ठीक है, सो क्रोमेटोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ सेल बॉडी रिएक्शन टू एक्सोनल इंजरी। ठीक है, अब सेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज़ क्रोमेटोलाइसिस। अच्छा, अब अगर हम देखें डायग्राम में आ जाए, यहाँ पे ये देखो इंजरी हो रही है टू द एक्सॉन। ठीक है, और सेल में चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं सेल बॉडी में, जो सेल वो है वो क्या हो रहा है, राउंड सेलुलर स्वेलिंग होती है। ठीक है, और जो नेसल ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, डिस्पर्शन ऑफ नेसल सब्सटेंस। ठीक है, ये वाइट वाइट डार्ट जो हैं, दिस इज डिस्पर्शन ऑफ नेसल ग्रेन्यूल या सब्सटेंस। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वाइट, वो पेरिफेरी पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस टू पेरिफेरी। ठीक हो गया। सो प्रॉक्सिमली टू द इंजरी, मतलब यहाँ पे इंजरी हुई है, दिस इज द लोकेशन ऑफ इंजरी, इससे प्रॉक्सिमली यहाँ पे एक्सोनल रिट्रैक्शन होती है। नाउ व्हाट इज एक्सोनल रिट्रैक्शन, यहाँ से निकलते हैं स्प्राउट्स। ठीक है, स्प्राउट्स न्यू प्रोट्रूजन निकलते हैं, वो क्यों निकलते हैं, टुवर्ड्स द एक्सान, ताकि रीजनरेशन हो। ठीक है, पोटेंशियल री इनर्वेशन के लिए यहाँ से क्या निकलते हैं, इस तरह प्रोट्रूजन निकलते हैं, स्प्राउट्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सानल रिट्रैक्शन। ठीक है, और जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे हमारे पास होती है वेलेरियन डीजनरेशन। ठीक है, यहाँ पे होती है वेलेरियन डीजनरेशन। अब व्हाट इज़ वेलेरियन डीजनरेशन, वेलेरियन डीजनरेशन क्या है, इट इज़ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्सान एंड माइलिन शीट डिस्टल टू द साइट ऑफ एक्सोनल इंजरी। यहाँ पे क्या आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। ठीक है, और मैक्रोफेजेस इस डिब्रेस को, ये जो येलो येलो डार्ट्स में मैंने बनाए, इसको रिमूव करते हैं, इनगल्फ करते हैं। ठीक है, और खास करते हैं लीड टू अ फंक्शनल रिकवरी ऑफ द इंजरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वेलेरियन डीजनरेशन। अच्छा, अब अगर हम देखें रीजनरेशन इन द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया है दो में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम देख रहे हैं सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रीजनरेशन जो है वो नहीं होती सही से, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है, क्यों। अच्छा, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई डिजनरेशन होती है, ठीक है, अगर कोई डिजनरेशन होती है, दैट इज सेंस बाय द श्वान सेल। श्वान सेल क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है माइलिन शीट और सिक्रीट करता है कीमोकाइंस एंड साइटोकाइन। ठीक है, अब इस कीमोकाइन और साइटोकाइन से क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और साथ में जो डिसइंटीग्रेटिंग पार्टिकल है और साइटोकाइन है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या अट्रैक्ट करते हैं और रिक्रूट करते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, और ये मैक्रोफेजेस आके इफेक्टिवली डिब्रेस को रिमूव करते हैं और ग्रोथ फैक्टर की रिलीज की वजह से, ठीक है, और मैक्रोफेजेस की एक्शन की वजह से जो डिब्रेस है, जो वेस्ट मटेरियल है माइलिन शीट का, उसके रिमूवल की वजह से क्या होता है, रीजनरेशन हो जाती है। दिस इज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या हुआ, सबसे पहले डिजनरेशन, श्वान सेल ने डिजनरेशन को सेंस किया, श्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीट को डिजनरेट करता है और कीमोकाइन और साइटोकाइन रिलीज करता है। कीमोकाइन साइटोकाइन स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को, ठीक है, और अट्रैक्ट करता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वहाँ पे जो मलबा पड़ा हुआ है, डेब्रेस पड़ा हुआ है, उसको रिमूव करता है। सो जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुआ है और मलबा को रिमूव किया है, तो उससे क्या हुई है, ग्रोथ एंड रीजनरेशन हो गई है। अब सीएनएस में ऐसे अपोजिट है। ठीक है, सीएनएस में क्या होता है, सीएनएस में हमने पढ़ा है कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ठीक है, सो जो मैक्रोफेज एक्टिवेट हुआ है उसने क्या करना है, एक तो वो स्लोली रिक्रूट होता है और स्लोली जो है ना माइग्रेट करता है। सेकंड, उसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना है, ठीक है, तब जाके वो डेब्रिस को रिमूव करेगा। ठीक है, सो इन दो कॉजेस की वजह से कि माइक्रोग्लिया स्लोली जो है ना क्या करता है, रिक्रूट होता है और माइग्रेट करता है, और दूसरा उसने क्रॉस करना है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है टू रिमूव दिस डिब्रेस। तो ये डिब्रेस जो है ना वो क्या हो जाता है, फाइब्रोस हो जाता है। ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाती है तो वो क्या करता है, इनइफेक्टिव बनाता है दैट रीजनरेशन प्रोसेस। फाइब्रोसिस की वजह से जो प्रोसेस है वो इनइफेक्टिव हो जाता है, सो दैट रिस्ट्रिक्ट द रीजनरेशन। दूसरा क्या है कि सीएनएस में हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। अगर सीएनएस में इंजरी होती है तो रिएक्टिव ग्लाइयोसिस होता है, जो कि एस्ट्रोसाइटोसिस है, एस्ट्रोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं। एस्ट्रोसाइट रिलीज करता है न्यूरॉन इनहिबिटरी फैक्टर, वो क्या करता है, रीजनरेशन को इनहिबिट करता है और बनाता है ग्लाइल स्कार। ठीक है, और ग्लाइल स्कार की वजह से और डेब्रेस की फाइब्रोसिस की वजह से सीएनएस में जो रीजनरेशन प्रोसेस है वो रिस्ट्रिक्टेड है, कम है। ठीक है, रीजनरेशन सही से नहीं होती सीएनएस में। ठीक है, पीएनएस में सही से होती है, ये याद रखना है आपने। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज
न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब ये इंपॉर्टेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है खुद से, ठीक है, कि उसमें है कि मैं द स्नैक, ठीक है, एकमुलेट सीरल एंड रेफी, ठीक है, सीरल जो दाने हैं, ठीक है, वो कर लेना, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने। ओके, सो ये याद रख लेना है। फिर उसके बाद आपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ABCDEFG और NS, ठीक है, इसमें आप लोगों ने लिखने हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इस तरह ही याद होंगे आपको, ठीक है। सो व्हाट इज़ मे से हमारे पास आता है, ठीक है, मैनट, ठीक है, बेजल न्यूक्लियस ऑफ मैनट, वो रिलीज़ करता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। दी से हमारे पास आता है टेगमेंटम, ठीक है, दी से टेगमेंटम वो डोपामीन रिलीज़ करता है, ठीक है। और स्नैक से हमारे पास आता है सब थैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, SNC, ये दो जो है क्या करते हैं, डोपामीन को रिलीज़ करते हैं। और एक्युमुलेट से न्यूक्लियस एकम्बेंस, ठीक है, जो बेजल गैंग्लिया में है, वो क्या करता है, रिलीज़ करता है गाबा, ठीक है। और सेरल से, ठीक है, लोकस सेरुलस, ठीक है, वो रिलीज़ करता है एपिनेफ्रिन। और रेफे न्यूक्लियाई जो है ब्रेनस्टेम में, वो रिलीज़ करता है सेरोटोनिन, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। मे के लिए एसिटाइलकोलिन, द स्नैक के लिए डोपामीन, एकमुलेट के लिए गाबा, सीरल के लिए नॉरेपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लिए रेफे, ठीक है। अब कुछ खास डिसीजेज़ हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज हो जाते हैं, ओके, उसके लिए मैंने बनाए जो एनजाइटी है, ठीक है, उसके लिए लिख लेना GNS, डिप्रेशन, D फॉर DNS, ठीक है। अब GNS क्या है, गाबा, नॉरेपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ठीक है, डोपामीन, नॉरेपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ठीक है। अब DNS सारे जो हैं ये डिप्रेशन में ये रिड्यूस कर जाते हैं, ठीक है, DNS सारे। और जो एनजाइटी है, एनजाइटी में दो जो है रिड्यूस होते हैं, लेकिन जो नॉन एपेनेफ्रिन है वो इंक्रीज़ होता है, बाकी दोनों जो है रिड्यूस होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लिया। अच्छा, इसके बाद है स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया में सिर्फ डोपामीन इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। अब अल्जाइमर, हंटिंगटन और पार्किंसन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, उधर भी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अल्जाइमर में क्या है, मेनली अल्जाइमर में एसिटाइलकोलिन आपका लो हो जाता है, ठीक है। हंटिंगटन में क्या होता है, हंटिंगटन में लॉस ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड गाबा, ठीक है, एसिटाइलकोलिन और गाबा के न्यूरॉन जो है वो लॉस हो जाते हैं। सो एसिटाइलकोलिन इज रिड्यूस, गाबा इज रिड्यूस, ठीक है, और डोपामीन इज इंक्रीज्ड, ठीक है, ये याद रखना। पार्किंसन में क्या होता है, अच्छा, नॉर्मली एसिटाइलकोलिन और डोपामीन जो है वो रिलीज होते हैं इक्विलिब्रम में, लेकिन पार्किंसन में क्या हो जाता है कि ये इक्विलिब्रम पर गिर जाता है, इक्विलिब्रम में नहीं रहते हैं। कैसे हो जाता है कि एसिटाइलकोलिन इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, और डोपामीन रिड्यूस कर जाते हैं, इस तरह ये इक्विलिब्रम जो है इम्बेलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह याद रखते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन इज मेनिंजिस। व्हाट इज मेनिंजिस, मेनिंजिस क्या है, एक 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक है, मतलब CNS के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज मेनिंजिस। उसके कितने लेयर है, 3 लेयर्स हैं, ड्यूरा, एरेक्नाइड एंड पायामेटर, ठीक है। अच्छा, जो ड्यूरा है दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म, ठीक है, और जो एरेक्नाइड एंड पाया है वो न्यूरल क्रिस्ट सेल से डिराइव है, ये याद रख लें। इसके बाद डायग्राम पे आते हैं, डायग्राम मैंने बनाया है, ये येलो में जो है ये ब्रेन है आपका, ठीक है, और वाइट में जो है वो बोन है, स्कल है। इसका हमने सेक्शन लिया हुआ है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये सेक्शन हो गया। अच्छा, सबसे पहले बोन के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है स्किन, फिर बोन है, ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास कौन सा लेयर है, ड्यूरा, ठीक है। अब ड्यूरा के ऊपर जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इज सब ड्यूरल एपीड्यूरल स्पेस, ठीक है, एपीड्यूरल स्पेस, ठीक है। और ड्यूरा के नीचे जो स्पेस है ये वाली दैट इज कॉल्ड इज सब ड्यूरल स्पेस, ठीक हो गया। सो द नेक्स्ट वन इज एरेक्नाइड मैटर, ठीक है, दिस इज एरेक्नाइड मैटर। अब एरेक्नाइड के नीचे जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज सब एरेक्नाइड स्पेस, ठीक है। और द लास्ट इन द रेड इज पाया मैटर, एंड पाया मैटर इज एडहेरेंट टू दिस ब्रेन टिश्यू, जो ऊपर मैंने डायग्राम में बनाया दिस इज ब्रेन टिश्यू, ठीक है। सो पाया जो है वो एडहेरेंट होता है टू द ब्रेन टिश्यू, ओके। अब आप लोगों ने याद रखना है कि व्हाट इज एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस इज द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द स्कल, ठीक है। ये देखो, ये स्कल आपका बोन है वाइट में जो बना है, और ये आपका ड्यूरा है, ठीक है, ड्यूरा और इसके बीच में जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फेट एंड ब्लड वेसल होते हैं, एंड इट इज़ द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन इन द एपिड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है, एपिड्यूरल हेमाटोमा यहाँ पे होता है। और एपिड्यूरल हेमाटोमा जो है उसका काज क्या है, जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है उसकी डैमेज, इंजरी टू द मिडल मेनिंजियल आर्टरी लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इन दिस एपिड्यूरल स्पेस दैट इज कॉल्ड एज एपिड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है। अच्छा, जो CSF है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सब एरेक्नाइड स्पेस में CSF प्रेजेंट है,
ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, फ्लो करता है CSF, ठीक हो गया। ओके, अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पे ये आपका हो गया स्कल, ठीक है। ड्यूरामेटर के ऊपर स्पेस है एपिड्यूरल स्पेस, नीचे जो है सब ड्यूरल स्पेस, फिर एरेक्नाइड मैटर, उसके बीच में एरेक्नाइड और पाया के बीच में जो स्पेस है सब एरेक्नाइड स्पेस, फिर पाया मैटर, पाया जो है ब्रेन के साथ एडहेरेंट होता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या फंक्शन है कि ये इनहिबिट करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को, डिफरेंट केमिकल्स को टू रीच द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन एक सेंसिटिव ऑर्गन है, तो अगर कोई बैक्टीरिया या ड्रग्स जो है वो ब्रेन में चले जाते हैं तो ब्रेन में एब्सेस काज करते हैं, ड्रग्स क्या करते हैं, डिफरेंट साइड इफेक्ट काज करते हैं। सो उसके लिए एक मेम्ब्रेन है बिटवीन द ब्रेन एंड द ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ओके, तो उसके कंपोजिशन में हमारे पास 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, ब्लड में कौन से ब्रेन में कौन से कैपिलरीज है, नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये है आपका ब्लड वेसल, ठीक हो गया। और देखो इसमें कोई फेनेस्ट्रेशन नहीं है, कोई ओपनिंग्स नहीं है, सो दिस इज नॉन फेनेस्ट्रेटिंग कैपिलरी। अब दोनों के बीच में जो एंडोथेलियल सेल है उसमें टाइट जंक्शंस होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट वन इज टाइट जंक्शन बिटवीन नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। सेकंड वन इज इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एंडोथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पेरिसाइट। पेरिसाइट क्या है कि एंडोथेलियल का जो वॉल है, टोनिका मीडिया है, उसमें कुछ सेल्स होते हैं कॉल्ड एज पेरिसाइट। वो क्या करता है, कंट्रैक्टिव सेल्स है, ठीक है, कंट्रैक्शन करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी काज कर सकता है, और साथ में स्टेम सेल है। अगर एंडोथेलियल सेल इंजर्ड होते हैं या मायोथेलियल सेल इंजर्ड होते हैं तो वो बनाते हैं नेक्स्ट क्या, मायोथेलियल सेल, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेरिसाइट्स, सो पेरिसाइट्स हो गए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फुट प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट्स जो है उसका एक एंड फुट प्रोसेस होता है, दिस इज द एंड फुट प्रोसेस, वो भी पार्ट है ब्लड ब्रेन बैरियर का, ठीक है। सो अगर हम देखें, नंबर फर्स्ट वन इज टाइट जंक्शन बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स, सेकेंड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेल, ठीक है। द थर्ड वन इज पेरिसाइट्स एंड द फोर्थ वन इज फुट प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके। सो अगर हम परमेबिलिटी को देखें ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है, तो उसमें जो पोलर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है उसकी डिफ्यूजन जो है वो स्लो होती है, मतलब स्लो डिफ्यूजन होती है पोलर और वाटर सॉल्युबल की। लेकिन जो लिपिड है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस है, उसकी क्या होती है, रैपिड डिफ्यूजन होती है। पोलर सब्सटेंसेस में अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, और इसमें लिपिड सॉल्युबल जितने भी सब्सटेंसेस है। अच्छा, अब ब्रेन में कुछ खास एरियाज हैं जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारा वोमिटिंग सेंटर है, तो जब भी हम ड्रग्स लेते हैं, जो कीमोथेरेपी ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, वो क्या करते हैं, जाते हैं और जो वोमिटिंग सेंटर है उसको एक्टिवेट करते हैं। हमने ऊपर पढ़ा डेफिनेशन में कि ड्रग को इनहिबिट करना है टू रीच द ब्रेन, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। लेकिन जो वोमिटिंग सेंटर है उसमें ये ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, तो ड्रग जो है पहुंच सकता है टू द वोमिटिंग सेंटर और उसको स्टिमुलेट करता है एंड कॉजेज वोमिटिंग, ठीक है। सो दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन, और उसमें सबसे पहला है एरिया पोस्ट्रीमा, ठीक है। एरिया पोस्ट्रीमा में हमारे पास प्रेजेंट होता है वोमिटिंग सेंटर। द सेकंड वन इज OVLT, अर्गेनम वस्कुलिज्म लेमिना टर्मिनस, वो ये क्या है, ऑस्मो रिसेप्टर है, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर, ये वोमिटिंग सेंटर है। एंड द लास्ट वन इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में जो एडिनोहाइपोसिस हैं उसमें हमारे पास, या न्यूरोफाइबोसिस है जो ADH रिलीज करता है, उसमें भी क्या है, एब्सेंट है। सो अगर उधर हम देखें तो कैपिलरीज कौन से, फेनेस्ट्रेटेड है, ब्लड ब्रेन बैरियर में नॉन फेनेस्ट्रेटेड थे, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंड ब्लड ब्रेन बैरियर इज एब्सेंट इन दी स्पॉट्स, ओके। अच्छा, अब अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट हो जाए तो उसमें क्या होगा, मतलब अगर ये वेसल जो है यहाँ पे डिसरप्शन आ जाए, ठीक है, ठीक है, ये डिसरप्शन आ गई है, यहाँ पे डिसरप्शन आ गई, तो यहाँ से फ्लूइड आएगा इनटू द ब्रेन, तो ब्रेन में क्या होगा, एडिमा होगी, ठीक है। सो फ्लूइड फ्रॉम वेसल टू द ब्रेन एंड विल कॉज वेसोजेनिक एडिमा, ठीक है। और मेनोटेल जो है कैन आल्सो डिसरप्ट द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज वोमिटिंग सेंटर, ठीक है। अच्छा, वोमिटिंग सेंटर को आपने कैसे करना है, हमारे पास एक प्रेजेंट है कॉल्ड एज कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है, CTZ। ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एरिया पोस्ट्रीमा में, मेडुला में, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ प्रेजेंट होता है CTZ रीजन। CTZ रीजन के जो है वो कनेक्टेड होता है विद द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज, NTS। GIT अटैक होता है विद द NTS। जो वेस्टिबुलर सिस्टम है आपका, इंटरनल ईयर है और सेरेबेलम है, दैट इज आल्सो
कनेक्टेड टू एनटीएस और सीएनएस भी कनेक्टेड टू एनटीएस। अब जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, इस पे खास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इस पे कौन कौन से रिसेप्टर है? हिस्टामिन H1 रिसेप्टर, मस्कुरेनिक M1 रिसेप्टर, ठीक है, और न्यूरोकाइनिन NK1 रिसेप्टर, ठीक है, और डोपामिन D2 रिसेप्टर एंड सेरोटोनिन 5HT1 रिसेप्टर, ठीक है। ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, 5 रिसेप्टर प्रेजेंट है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे। अच्छा, सो अगर हमने वोमिटिंग को प्रिवेंट करना है तो एन रिसेप्टर को क्या करना है, हमने इनहिबिट करना है या स्टिमुलेट करना है, एंटागोनाइज करना है, ठीक है, या एगोनाइज करना है। अच्छा, अक्सर हम करते हैं एंटागोनाइज, जो 5HT3 है, ठीक है, ये रिसेप्टर, और डोपामिन का जो रिसेप्टर है, ठीक है, और NK1 जो रिसेप्टर है, ठीक है, ये अक्सर हम एंटागोनाइज करते हैं, इनहिबिट करते हैं इन द कीमोथेरापी इंड्यूस वोमिटिंग में। मतलब जो एंटी कैंसर ड्रग ले रहे हैं उसमें अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसमें हम ये 3 ड्रग्स देते हैं, ठीक है। और जो मोशन सिकनेस है, मतलब अगर कोई बंदा मूव कर रहा है, गाड़ी में जा रहे हैं, तो तब भी वोमिटिंग हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए H1 और M1 एंटागोनिस्ट देते हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट कब? मोशन सिकनेस में, ठीक है। अब जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास वोमिटिंग होती है। प्रेगनेंसी में अगर ज़्यादा वोमिटिंग होती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम। हाइपर एमिसिस मीन, हाइपर मीन्स मोर, एमिसिस मीन्स वोमिटिंग, ग्रेविडेरम मीन्स प्रेगनेंसी। सो उसमें हम H1 एंटागोनिस्ट देते हैं, ठीक है। H1 एंटागोनिस्ट हम देते हैं फिर हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। ये याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वोमिटिंग सेंटर। थैंक यू।